हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग किसी पर्टिकुलर चैप्टर को मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो, मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो गया, तो प्रीलिम्स में इस चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो फैक्चुअल होता है। लेकिन मेंस में कोई पर्टिकुलर एंगल ही होगा, उस एंगल के साथ ही वो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। रैंडम यूपीएससी किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछ सकता है, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है। क्योंकि हर चैप्टर में हर सेक्शन से हम पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव किसी किसी पर्टिकुलर सेक्शंस में ही, किसी पर्टिकुलर कॉर्नर से ही, किसी पर्टिकुलर चैप्टर से ही बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप फंडामेंटल राइट्स ले लो, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। अब लेकिन फंडामेंटल राइट्स में मोस्टली यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है वो आर्टिकल 14 से पूछता है, वो आर्टिकल 21 से पूछता है, ये आर्टिकल 25 से पूछता है, वो आर्टिकल 19 से पूछता है ना। देख रहे हो, उसका एक एंगल ही है। क्योंकि और बाकी जो जितने भी आर्टिकल्स वगैरह हैं उसमें वो एंगल बनता ही नहीं है मेंस का यूपीएससी को, मतलब कि मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए यूपीएससी उससे नहीं पूछता है। तो हर पर्टिकुलर चैप्टर पे क्या होता है, एक अलग एंगल होता है मेंस को लेकर के। तो हम क्या करते हैं, उसी पर्सपेक्टिव को यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उसी एंगल को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे तो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आओ देखते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 5 है, सिटीजनशिप। तो आओ देखते हैं कि क्या इससे क्या अभी तक यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर है नहीं। अभी तक यूपीएससी ने इसे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। लेकिन यहाँ पे दो एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा। पहला हमारा सीएए, मतलब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरा हमारा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। और अभी ये देखो ना, एनआरसी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, हर जगह न्यूज में आपको यही देखने को मिल रहा है। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, सॉरी चांसेस बहुत हाई है कि आने वाले 1 से 2 सालों में या नेक्स्ट ईयर में ही यूपीएससी आपसे क्या करे तो इस एंगल पे क्वेश्चन जरूर पूछ दे। तो चलो, तो क्या करते हैं, इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सीए और एनआरसी को खूब अच्छे से देख लेते हैं और इसका एक नोट्स बना के अपने पास रख लेते हैं। ये नोट्स में कहाँ मिलेगा आपको, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। ठीक है, आइए अब देखते हैं ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में 2009 में क्या है। इसका जो कोर प्रोविजन था वो सिंपल एक बेसिक प्रोविजन था कि यहाँ पे हमारे आसपास में जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें बेसिकली वो क्या करते हैं तो मुस्लिम को, मतलब कि जो इस्लाम है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उस पर बेस्ड होता है। तो ये कंट्री कौन कौन सी हो गई, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। 3 मेजर कंट्री को यहाँ पे क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। तो इसमें जितने भी ये अदर माइनॉरिटीज ग्रुप हैं, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, जैन्स हो गया, पारसी हो गया और क्रिश्चियन हो गया, तो इनको क्या किया गया, तो इस एक्ट के थ्रू एक फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। और ये इसमें ये कहा गया था कि ये जितने भी ये लोग हैं यहाँ पे, जितने भी ये रिलीजियस माइनॉरिटीज है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, प्रोसिक्यूटेड है। दे आर प्रोसिक्यूटेड रिलीजन इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। इसीलिए इनको हम क्या करें, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देंगे। किसको देंगे, वो सारे सिटीजनशिप को, वो सारे सिटीजन्स को, वो सारे पीपल को जो ऑलरेडी हमारे इंडिया में इस जगह से क्या हुए हैं तो भाग करके आए हुए हैं और आ करके रह रहे हैं। कब आए थे, 31 दिसंबर 2014 के पहले। तो जितने भी 31 दिसंबर 2014 के पहले आए होंगे उनके ऊपर किसी भी तरह का इमिग्रेंट चार्ज या इलीगल इमिग्रेंट्स का चार्ज नहीं लगाया जाएगा और उनको फास्ट ट्रैक करके सिटीजनशिप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बस इसका यही एक प्रोविजन था। अब गवर्नर का इस पे राशनल क्या है, गवर्नर का व्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया है, इन सारे के सारे रिलीजन को इंक्लूड किया है, मुस्लिम को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो इस पे ये गवर्नमेंट क्या कहती है, क्या कहना था उसका, आओ देखते हैं। वो कहती है, राशनल क्या है गवर्नमेंट का, कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू माइनॉरिटीज फेसिंग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इन नेबरिंग इस्लामिक स्टेट्स। गवर्नमेंट का कहना है कि ये तो ऑलरेडी इस्लामिक स्टेट है ही, तो यहाँ पे हमें कोई तुक नहीं बनता है कि ये जो इस्लाम है, मतलब ये जो मुस्लिम्स हैं उनको भी क्या करें, तो हम क्या करें, सिटीजनशिप प्रोवाइड कराएं। क्योंकि ये तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन फेस नहीं कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गवर्नमेंट ने कहा। क्योंकि ये जो मुस्लिम है इनको यहाँ पे प्रोसिक्यूशन तो फेस नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं, मुस्लिम को छोड़ के बाकी और रिलीजन को क्या कर रहे हैं, तो ये असिस्टेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसको उसने क्या बोला, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। चलो, अब नेक्स्ट सेक्शन क्या कर रहा है, अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं क्या है, वो तो पता चल गया। उसका गवर्नमेंट क्या कहना था, गवर्नमेंट की बातों को हमने समझ लिया। उसके बाद अब क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसके बेसिस पे आओ देखते हैं। तो जो पहला क्रिटिसिज्म है वो क्या दिया जाता है कि इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। क्या कहता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कहने का मतलब क्या होता है कि नो पर्सन, वेदर रिच हो, वेदर वो पुअर हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, इफ देयर इज अ लॉ, अगर कोई लॉ है तो उस लॉ की नज़र में हर कोई एक समान है।
मतलब कि CAA यहाँ पे क्या बनाया गया, लॉ बनाया गया, सिटीजनशिप एक्ट 1990 सॉरी 2019। तो एक लॉ बनाया गया, तो उस लॉ की नज़र में चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हम क्या करेंगे, समान तरीके से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये लॉ क्या कह रहा है कि इसने मुस्लिम को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया। मुस्लिम को क्या किया, तो एक्सक्लूड कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, क्या किस बेसिस पे, तो रिलीजन के बेस पे, कि जो आपने क्या किया रिलीजन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया है, वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर क्वेश्चन क्रिएट करता है। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड कराता है कि हम क्या करेंगे, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, और हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो एक एंगल बन गया ये क्रिटिसिज्म का। दूसरा एंगल क्या है, सेकुलरिज्म। हमारा जो स्टेट है वो क्या है, सेकुलर है, और हमारे स्टेट का कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। तो इसके बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप क्या कर रहे हो कि एक्सक्लूड कर रहे हो। तो कहीं न कहीं जो हमारा ये जो सेकुलर एस्पेक्ट है हमारे कंट्री का, उसको भी आप कहीं न कहीं क्या कर रहे हो, तो चैलेंज कर रहे हो। और ये जो सेकुलर ये आपका जो सेकुलरिज्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, प्रमोट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, दिया कि ये क्या है, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और आप उसको क्या कर रहे हो, तो वायलेट कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हो। तो सेकुलर एस्पेक्ट को भी आप क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। दूसरा, फेडरल इम्प्लीकेशन। फेडरल इम्प्लीकेशन कैसे, कि आपने कहा कि जितने भी वो लोग हैं, मतलब कि हिंदू, सिख, जैन, पारसी वगैरह, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई पर्टिकुलर स्टेट, जैसे मान लो कि आसाम को ले लो आप, तो आसाम के आसपास में है, यहाँ पे मान लो कि बंगाल से, तो बंगाल से क्या हुआ कि बहुत सारे मान लो हिंदू आ गए वहाँ से, बहुत से और भी कास्ट के लोग आ गए, और आकर के आसाम में वो बोल रहे हैं कि हम आसाम में रहेंगे। और आप क्या कर रहे हो, आसाम के लोगों के बिना अनुमति के, और आसाम का इससे क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, उनकी डेमोग्राफी के क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी जोग्राफी क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप क्या कर रहे हो, तो आप उसको सिटीजनशिप दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, डेमोग्राफिक को भी क्या कर रहा है, तो चैलेंज कर रहा है। और उसको भी इसीलिए क्या किया था, सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको तो अपोज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंज हो गया, ये भी एक क्या हो जाता है, तो क्रिटिसिज्म हो जाता है। दूसरा, एक्सक्लूजन ऑफ अदर रिफ्यूजी। ठीक है, आपने कहा कि हम मुस्लिम को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आपने फिर इन लोगों को कैसे एक्सक्लूड कर, जैसे रोहिंग्या हो गए म्यांमार में, फिर ये तमिल्स हो गए श्रीलंका में, तो फिर उनको आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया यहाँ पे। तो श्रीलंका में जो तमिल्स हैं उनको भी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं परसिक्यूशन फेस करना पड़ता है किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल में, तो आपने फिर इनको क्यों नहीं एंगल किया। तो ये भी क्या बन जाता है, ग्राउंड ऑफ कंसर्न बन जाता है, ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म बन जाता है। इंटरनेशनल डायमेंशन क्या करा है कि कॉन्ट्राडिक्शन विद द इंडियाज ट्रेडिशनल रिफ्यूजी पॉलिसी बेस्ड ऑन द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई, देखो हम यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो रिफ्यूजी जो कन्वेंशन है उसके हम सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेडिशनल है, हम जो ट्रेडिशनली क्या कर रहे हैं, अपने जो हमारा पॉलिसी है रिफ्यूजी को लेकर के, हम उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन ये उस एस्पेक्ट को भी क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को क्या किया, तो डिस्क्रिमिनेट उसके साथ किया। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा एक एस्पेक्ट बन जाता है क्रिटिसिज्म का। अब चलो देखते हैं जुडिशरी क्या कहती है, क्या कोई जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का इस पे, आओ देखते हैं क्या हो रहा है। कि मल्टीपल पिटिशंस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, बहुत ऐसे पिटिशन इसको लेकर के क्या किया सुप्रीम कोर्ट में, क्या किए गए हैं, तो फाइल किए गए हैं, लेकिन अभी भी उस पर किसी भी तरह का जजमेंट नहीं आया, ये अभी क्या है, तो पेंडिंग है। चलो हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को ब्लॉक कर दो। हमें क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर बैलेंस चाहिए होता है। बैलेंस इन द सेंस कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा अप्रोच लेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे क्या हो, उसको हार्म ना हो, या फिर हम किसी भी एंगल से या किसी भी ग्राउंड पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करें, तो वायलेट ना कर पाए। आइए क्या है, we need a harmonious interpretation that safeguards humanitarian intent। हमें एक ऐसा इंटरप्रिटेशन चाहिए जो क्या करे, जो ह्यूमैनिटेरियन इंटेंट है उसको भी सेफगार्ड करे, उसको भी बचाए, वाइल प्रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म एंड इक्वालिटी। और ये जो इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी हम क्या कर सके, तो हैम्पर ना करें, प्रिजर्व कर सके। इसलिए हमें क्या चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच चाहिए। तो ये ओवरऑल एक कहीं ना कहीं एंगल जो यूपीएससी से क्वेश्चन एक्सप्लोर कर सकते हैं, बीएससी से पूछ सकते हैं, तो आप इसको अपने पास एक बना करके रख लो। चलो अब तो हमारे पास एक कंटेंट हो गया ना, कि अगर मान लो आप नहीं पढ़ते हो इसको, क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन सिटीजनशिप से नहीं पूछता है मेंस में, तो अगर आप मान लो पूछ दिया, तो आप तो वहाँ पे एकदम जा करके शॉक हो जाओगे ना, एकदम हक्के बक्के रह जाओगे कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अब आपने कुछ पढ़ लिया, चलो ठीक है, 10 पॉइंट आपने पढ़ा, अपने कम से कम चलो 5 पॉइंट भी अगर आपको याद आ गया, लिख गए, तो ना लिखने से कुछ लिखना तो बहुत बेहतर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, अब क्या देखते हैं, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, एनआरसी क्या है ये। इसका मतलब क्या होता है कि जो
लीगल सिटीजन होते हैं ना हमारे कंट्री का, किसी भी कंट्री का, जो लीगल सिटीजन होते हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, लीगल मतलब, और उसको लीगल स्टेटस था कि आप लीगली हमारे कंट्री के क्या हो, तो सिटीजन हो। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, मतलब कि जो सिटीजन है उनको हम रजिस्टर करते हैं, क्या, किस तरह से, लीगली। बात क्लियर हो गई। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव सिंपल है, टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स, जो हमारे एग्जैक्ट सिटीजन है पर्टिकुलर कंट्री के, मतलब हमारे इंडिया के जो एग्जैक्टली सिटीजन है उनको आइडेंटिफाई करना, एंड डिटेक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स, और जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम क्या करें, अपने कंट्री से बाहर निकालें। क्योंकि जो हमारा डेमोग्राफी है, कहीं ना कहीं मैं उसमें बात किया था कि चेंज हो रहा है, तो ये जरूरी भी है हमारे लिए। तो आओ देखते हैं आगे इसको क्या किया गया, अभी तक इम्प्लीमेंट किया गया असम में अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 और रूल्स ऑफ 2003। ये दो रूल्स हैं जो सिटीजन, ये एनआरसी को क्या करता है, तो कंडक्ट करता है, एनआरसी उस पर बेस्ड होता है। तो इसके थ्रू क्या किया गया, तो असम में अभी तक सिर्फ ये कराया गया है, और अभी प्लान चल रहा है कि हम इसको क्या करें, तो पूरे कंट्री लेवल पे इसको एक्सटेंड करें और ये एनआरसी को अप्लाई करें, एनआरसी को कंडक्ट करवाएं। बात कंसर्न की है, क्या क्या इसमें चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो जेन्युइन इंडियन का सिटीजन्स है उनको क्या करें, हम प्रॉपर एक लीगल स्टेटस देंगे। लेकिन अब बात करते हैं, कुछ कंसर्न भी हो सकते हैं। चलो कंसर्न को देखते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स ड्यू टू डॉक्यूमेंट्री इशूज। देखो आप, बहुत ऐसे भी, हम इसे तो मना तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिनाई, हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे इंडिया के वो क्या है, इलिटरेट है, वो अनएडुकेटेड है। तो अभी बहुत ऐसे गाँव अगर हम चले जाओ ना, हम पूछोगे उनसे ना कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, पता है आपको, तो वो लोग नहीं बता पाएगा। इनकम सर्टिफिकेट क्या है, पता है आपको, तो वो लोग नहीं बता पाएगा। तो सोचो कि कैसे उनसे आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ सकते हो। वो कभी 10th का मार्कशीट नहीं देखा है, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये रियल सिचुएशन है हमारे विलेजेस का। विलेज में निकल कर अगर आप गाँव से होंगे तो मेरी बातें से रिलेट कर पाओ, मैं खुद गाँव से हूँ, तो मैं जान रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है गाँव में। तो उनको कुछ भी पता नहीं होता है, उनको तो अभी तक नहीं पता है कि, और ऊपर से बहुत ऐसे, मेरे गाँव में खुद न्यूज़पेपर नहीं आते हैं। मेरे गाँव में इलेक्ट्रिसिटी अभी कुछ 10 साल नहीं हुआ, हाँ 10 साल मान सकते हैं, हाँ इधर लॉकडाउन के आसपास इलेक्ट्रिसिटी आया हमारे गाँव। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है कि हमारा अभी भी इंडिया, मोस्ट ऑफ द इंडिया, मतलब कि कह सकते हैं 60% इंडिया बहुत ऐसा जो बहुत पिछड़ा है, उसमें बहुत लोग जो अनएडुकेटेड है, और जिनको ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता नहीं है, और आप उनसे कुछ हाई फाई डॉक्यूमेंट के अगर मांगना स्टार्ट करोगे तो कहाँ से ला करके देंगे। और उसके बेस पे आप समझो कि बोल दोगे कि ये भी इंडिया के सिटीजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा एंगल बनता है, बहुत अच्छा कंसर्न बनता है, जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। दूसरा, बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेस्ड ऑन द पुअर एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जो गरीब लोग हैं उस पर अपने बर्डन प्रूव कर दिया कि तुम प्रूव करो, जिस मान लो कि उनके पास डॉक्यूमेंट मान लो नहीं है, अब कह दिया, अब वो बोलते हैं कि नहीं हम इंडिया के ही सिटीजन है, तो आप बोल दोगे तो चलो प्रूव करके दिखाओ, बताओ ना कहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, जो ऑलरेडी इतना पुअर है, एक टाइम किसी तरह से वो खाना खा रहे हैं अपने घर में, एक टाइम खाना से किसी तरह से उनका जीवन बसर चल रहा है, और उनको आप तुम बोल रहे हो कि आगे जाकर के तुम सर्टिफिकेट बनवाओ, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। और हमारे यहाँ का जो सिचुएशन है वो ऑफिसर्स वगैरह का आप देखते ही हैं कैसे। तो सोचो कितना प्रॉब्लम होगा उन गरीब लोगों के साथ। तो ये भी एक कंसर्न है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट, ये क्या होगा ना, पोटेंशियल स्टेटलेसनेस एंड डिटेंशन, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग क्या, जैसे कि अभी आसाम में हुआ था, तो 19 लाख लोगों को क्या किया गया, तो डिटेन किया गया, मतलब डिटेक्ट कर दिया गया कि ये सिटीजन नहीं है इंडिया। तो सोचो फिर इनको रखना, इनको अरेंज करना, डिटेंशन कैंप बनाना कितना मुश्किल, ये भी कहीं ना कहीं होने वाला है। और हम अगर सिर्फ एक स्टेट से 19 लाख लोग का वो लोगों को हमने निकाला, सोचो अगर पूरे पूरे हमारे 28 स्टेट में कराया है तो कितने लोग निकलेंगे, और कैसे इनको हम क्या करेंगे, तो हैंडल करेंगे, कहाँ भेजेंगे, कि क्या सिचुएशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट में क्या करेगा, तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिकली डिफिकल्ट, ह्यूज रिसोर्सेज एंड टाइम बर्डन, अब पूरे पूरे स्टेट में कराना है, इसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए हमारे लिए, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि एक स्टेट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेट, 28 स्टेट है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्या तो कंसर्न बनता है हमारे लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या हो सकता है, आर्टिकल 21 के थ्रू हम बात कर सकते हैं, थ्रेट टू डिग्निटी एंड लिवलीहुड। हमारे आर्टिकल 21 क्या कहता है, बात करता है डिग्निटी ऑफ वुमन एंड लिवलीहुड के बारे में। तो अब कहीं ना कहीं अब उनकी उनकी डिग्निटी और लिवलीहुड के साथ साथ भी कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहे हो। जैसे मान लो कि कोई बंदा है जो किसी तरह से एक वक्त की रोटी कमा करके वो खा रहा है, और तुमने क्या कर दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया कि नाउ यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट। वो सोचो कैसे वो काम करेगा, कहाँ रहेगा, कैसे खाएगा, क्या करेगा, वो किस तरह से चीज़ें को, कहीं ना कहीं आप डिग्निटी ऑफ ह्यूमन को और लिवलीहुड को भी क्या कर रहे हो, तो हैम्पर कर रहे हो इससे। दूसरा, आर्टिकल 14 आर्बिट्ररी एप्लीकेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, आप
झूठ-मूठ का कहीं न कहीं हो सकता है, एक कंसर्न हो सकता है कि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर सको, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी को पर्टिकुलर रिलीजन या गरीबों के साथ जो प्रूफ डॉक्यूमेंट्स नहीं कर पाएँगे, और तो ये सब चीज़ें भी हैं जो कहीं न कहीं हो सकती है, एक एरिया ऑफ कंसर्न। तो इस पे भी हमें क्या करना है, बात करना है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें, ड्यू प्रोसेस एंड ह्यूमैनिटेरियन सेफगार्ड मस्ट बी गाइडेड एनी नेशन वाइड एक्सरसाइज। जब भी आप ये एनआरसी को क्या करो, आप फॉलो कराओ, ठीक है, करना ज़रूरी है। अगर जब भी आप आई एम सॉरी जब भी आप इसको क्या करो तो हमेशा याद रखना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ड्यू प्रोसेस जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी करना बहुत ज़रूरी है, और ह्यूमैनिटेरियन सेफगार्ड्स के लिए हमेशा क्या करेंगे, हम तत्पर रहेंगे, हम आगे रहेंगे, तब जाके हम इसको क्या करेंगे, कराएँगे। इंडिया मस्ट बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन कंपैशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे उसको किसी भी कीमत पे हैम्पर नहीं होने देना चाहिए, और हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी कभी किसी भी कीमत पे तो क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएँगे। उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, तो एनआरसी को पूरे इंडिया में कंडक्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।